नमस्कार मित्रों, व्याकरण चर्चा श्रृंखला में एक बार पुनः स्वागत है। पिछली चर्चाओं में आपकी उत्साहवर्धक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली, उनसे मैं इस श्रृंखला को अग्रसर करने के लिए ऊर्जा पाते हुए आज फिर से प्रस्तुत हूँ। मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ और वह यह है कि चर्चा के दौरान विवेचित बिंदुओं या स्थापनाओं से यदि आपकी कोई असहमति भी हो तो उसे मुझ तक पहुँचाने का कष्ट करें, ताकि इस चर्चा को और बेहतर बनाया जा सके। एक निवेदन और है, वह यह कि किन विषयों के इर्द गिर्द चर्चा की जानी चाहिए, इस तरह से भी अपने सुझाव या अपनी इच्छा जाहिर करें। जो संभव होगा उसके अनुसार आगे की चर्चाओं में उन विषयों को जगह दी जा सकती है। चर्चा को लोकप्रिय बनाने में आप सबके सहयोग की सतत अपेक्षा है। आप इसे लाइक करें, साझा करें और आलोचनात्मक रूप से भी कुछ टिप्पणियां दर्ज करते रहें, ताकि यह चर्चा अपने उद्देश्य में सफल हो। इस निवेदन के साथ अब सीधे सीधे आज के विषय पर मैं आना चाहता हूँ। आज का विषय है व्याकरण की विवेचन सीमा में आने वाले प्रकरण। पिछली चर्चाओं से व्याकरण विषयक अवधारणा को स्पष्ट करने का कई तरह से प्रयास किया गया है और बहुत कुछ इस विषय की भी तस्वीर बीज रूप में पिछली चर्चाओं में कहीं न कहीं दिखाई दी होगी, लेकिन आज स्पष्ट रूप से ये बताने की स्थिति में हम आ रहे हैं या इस पर अपना एक विचार रखने की कोशिश कर रहे हैं कि व्याकरण नामक अनुशासन जिस भाषा का एक प्राचीन विमर्श है जो आज तक अवस्थित है, उस भाषा के विमर्श के किन किन अंगों या अंशों को व्याकरण अपनी काया में समेटता है या समेटना चाहिए। तो शुरू करते हैं। व्याकरण के बारे में स्पष्ट हो चुका है कि वह भाषा का प्रधानतः आकृति मूलक विवेचन है, लेकिन केंद्र में कहीं न कहीं अर्थ की सत्ता होती है। अर्थ प्रेरित वर्गीकरण, कोटिकरण, विवेचन, विश्लेषण आदि होते हैं, भले वे आकृति सापेक्ष या आकृति की भाषा में अवतरित होते हों। स्फोट सिद्धांत की स्थापना होने के बाद यह लगभग निर्विवाद रूप से निर्धारित हो गया कि भाषा मूलतः वाक्यात्मक होती है। भाषा क्या है? भाषा विचार या भाव की अभिव्यक्ति या संप्रेषण का एक माध्यम है, और भाव या विचार जो भी हमारे मस्तिष्क में, हमारे मन में आकार लेते हैं, वे
वाक्य रूप में ही हो सकते हैं। आमतौर पर हम भ्रमित होते हैं कि हम शब्दों में भी अभिव्यक्ति कर लेते हैं या पदों में भी अभिव्यक्ति कर लेते हैं या पदबंधों में भी अभिव्यक्ति कर लेते हैं, लेकिन वास्तविकता इसके बिल्कुल उलट है। हम आमतौर पर किसी को अभिवादन के रूप में नमस्ते कहते हैं। नमस्ते को हम भ्रमित होकर ये समझते हैं कि यह एक शब्द है या एक पद है, लेकिन मूल बात यह है कि नमस्ते एक अध्याहृत वाक्य है। अध्याहृत वाक्य, संक्षिप्त वाक्य या पूर्ण वाक्य जो ऊपर से व्याकरणिक दृष्टि से दिख रहा है, लेकिन भीतर से वाक्य का ढांचा यह है कि मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं या कर रही हूं। मनुष्य जहां सोचता है, मस्तिष्क के जिस स्तर से सोच शुरू होती है, वहां पूरा वाक्य ढांचा है। वाक्य ढांचा अस्फुट रूप में है, इस तरह से व्यक्त रूप में नहीं है कि मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं, कर रही हूं। लेकिन वाक्यार्थ में ही भाव या विचार आकार लेते हैं। बाद में जब उसका उच्चार होता है, जब हम उसे अभिव्यक्त करते हैं, तो कभी वो अपना पूरा व्याकरणिक ढांचा लेके प्रकट होता है, तो कभी वो तथाकथित अपूर्ण रूप में भी प्रकट होता है। किसी बच्चे को रोटी चाहिए, तो उसके मस्तिष्क के उस स्तर पर जहाँ से भाषा की प्रक्रिया शुरू होती है, जहाँ से भाषा संसाधित होनी शुरू होती है, वहाँ वो यही सोचता है कि मुझे रोटी चाहिए, मुझे रोटी दो। लेकिन उच्चार तक आते आते संभवतः वह ऐसा कह सकता है कि रोटी, केवल रोटी, या उसको भी उच्चारण अभ्यास की कमी से लोती यह बोल सकता है। जो उच्चार है वही भाषा नहीं है। भाषा तो मस्तिष्क में जहाँ से शुरू होती है, वहाँ से लेकर उच्चार के होते हुए, श्रवण से होते हुए, जो श्रोता या श्रोता वर्ग है उसके मस्तिष्क के उस केंद्र तक जहाँ अर्थ का प्रत्यक्षीकरण होता है, वहाँ तक व्याप्त एक संरचना है। हमने इस पर कई बार बातें की हैं कि भाषा एक मनोसामाजिक संरचना है। तो भाषा में भाव या विचार की अभिव्यक्ति वाक्य से नीचे उतरकर संभव ही नहीं है। स्फोट सिद्धांत ने वाक्य स्फोट को सबसे बड़ा स्फोट माना, प्रतिपादित किया। लेकिन आश्चर्य का विषय यह है कि अगर व्याकरण दर्शन में वाक्य की सत्ता सर्वोपरि है या भाषा वाक्यात्मक है, तो फिर व्याकरण का प्रकट स्वरूप पद विचार मूलक क्यों दिखलाई पड़ता है? हम यदि व्याकरण के एक आदर्श के रूप में अष्टाध्यायी को लेते हैं, तो हमें कुछ ऐसा ही आभासित होता है कि यहाँ वाक्य विचार जो है वह या तो नहीं है या नाम मात्र का है या आभासित है। इस संदर्भ में हालांकि चिंतकों ने कुछ अलग अलग तरह से विचार किया है, लेकिन प्रकटतः व्याकरण का ढांचा वाक्य परक नहीं दिखलाई पड़ता। वाक्य भाषा में सर्वोपरि सत्ता रखता है या वाक्य भाषा की मूलभूत संप्रेषणात्मक इकाई है। वाक्य से नीचे उतर के हम संप्रेषण नहीं कर सकते। लेकिन क्यों व्याकरण प्रत्यक्ष रूप से वाक्य मूलक नहीं दिखता? व्याकरण पद विचार मूलक ज्यादातर क्यों दिखता है? क्या वाक्य की उपेक्षा करता है? व्याकरण जब भाषा का विचार है, तो वाक्य की उपेक्षा भला कैसे कर सकता है? इस पर थोड़ा
अलग ढंग से विचार करने की कोशिश हमें करनी है। व्याकरण यदि पद विचार है तो पद वाक्य सापेक्ष होते हैं, हमें ऐसा समझना चाहिए। पद क्या है? हम जानते हैं कि भाषा की संरचना के जो मूलभूत घटक तत्व हैं उनमें से एक तत्व है प्रकृति, जिसे रूट भी कहते हैं, और दूसरा घटक तत्व है संबंध तत्व, जिसमें प्रत्यय विभक्तियां ये सब आती हैं। और इनसे शब्दार्थ संबंध कायम होता है। तो प्रकृति या अर्थ तत्व और संबंध तत्व, इन दो से कोई भाषा आकार लेती है। भाषा का जो ढांचा है, जो वाक्यमय ढांचा है, वो आकार लेता है। तो जो शब्द या प्रकृतियां हैं वे मानसिक शब्दकोश में उपस्थित रहते हैं। वे जब भाषा की वास्तविक प्रयुक्ति में, भाषा के वास्तविक प्रयोग में आते हैं तो उसी रूप में नहीं आते, वो अपनी शब्द सत्ता का त्याग करके एक नई सत्ता ग्रहण करते हैं। वो सत्ता व्याकरणिक भाषा में पद है। पद का मतलब है विभक्ति युक्त शब्द या विभक्ति युक्त प्रकृति। विभक्तियां दो तरह की होती हैं, पिछली चर्चा में हमने स्पष्ट की थी कि एक सुप विभक्ति, एक तिंग विभक्ति, सरल शब्दों में क्रिया विभक्ति और क्रियेतर विभक्ति। सुप क्रियेतर और तिंग क्रिया। हिंदी के संदर्भ में भी इन्हें स्पष्ट करने का प्रयास किया गया था। तो विभक्त्यंत या विभक्ति युक्त जो इकाई है वो पद है। हिंदी में एक उदाहरण, लड़का एक शब्द है जो मानसिक शब्दकोश में उपस्थित है, वहां से भाषा प्रयोग में आएगा तो एक रूप अपना बदल के आ सकता है, उसमें कुछ नया तत्व जुड़ता है, वो विभक्ति है। हिंदी में विभक्ति का स्थानापन्न परसर्ग या विभक्ति का अनुपूरक परसर्ग है, इसकी चर्चा हुई थी। तो लड़का शब्द जब शब्दकोश से निकलकर प्रयुक्ति में आया तो रूप धर रहा है लड़के, लड़के ने, लड़कों को, और कभी कभी लड़का भी, लड़का जा रहा है, लड़के ने कहा लड़कों को बुलाओ। तो ये सब वाक्य हैं। तो वाक्य बनने के क्रम में बहुत कुछ व्याकरणिक प्रक्रियाएं होती हैं, उनमें मूलभूत प्रक्रिया है पद निर्माण की। तो शब्द पद में ढलते हैं और वाक्य के अंग बनते हैं। लड़का जा रहा है में जो लड़का है वो शब्द रूप जैसा ही दिखता है, जैसा शब्द है वैसा पद है। तो इसमें व्याकरणिक प्रक्रिया की रक्षा के लिए कल्पना यह की जाती है कि शून्य विभक्ति लगी है। कहना यह चाहता हूं कि पद शब्द में विभक्ति तत्वों के जुड़ने से बनी इकाई है और वाक्य की रचना में उनकी सार्थकता है। यानी अगर पद की सत्ता है तो पद की सत्ता पारमार्थिक नहीं है, पद की सत्ता वाक्य सापेक्ष है। पद किस लिए? वाक्य बनाने के लिए। पद मतलब जो चलते हैं, वाक्य में जो चलते हैं वो पद हैं। पद निरर्थक नहीं, वाक्य की सत्ता के निर्माण में वो घटक है। तो पद विचार वस्तुतः अप्रत्यक्ष रूप से वाक्य विचार ही है, क्योंकि पद की सत्ता पारमार्थिक नहीं, वाक्य सापेक्ष है। वाक्य संबंध बनाने में शब्दों में विभक्ति योग आवश्यक है, चाहे वो क्रिया विभक्ति हो या क्रियेतर विभक्ति। धातु में क्रिया विभक्ति और प्रातिपदिक में क्रियेतर विभक्ति। धातु और प्रातिपदिक दोनों प्रकृति या रूट हैं। तो विभक्त्यंत यानी सुप्तिंगंत को पद कहते हैं।
इस तरह की बातें पहले हो चुकी हैं। व्याकरण पद विचार यदि प्रत्यक्षतः दिख रहा है तो परोक्षतः वह वाक्य विचार है। वाक्य को व्याकरण छोड़ भला कैसे सकता है। हिंदी के मनीषी आचार्य विद्यानिवास मिश्र ने एक पुस्तक भारतीय भाषा शास्त्रीय चिंतन के एक लेख में यह महत्वपूर्ण स्थापना दी है कि पाणिनि का पूरा व्याकरण वाक्यगत संबंधों के प्रत्यायन यानी रिप्रेजेंटेशन के रूप में बांधा गया है। पाणिनीय व्याकरण में जो पद विचार प्रधानता दिख रही है वो वस्तुतः वाक्योन्मुख है, यह मिश्र जी का कहना है। और भी तरह से देखें, व्याकरण में कारक विचार एक अहम विचार है, वाच्य विचार एक महत्वपूर्ण विचार है। कारक और वाच्य का विचार क्या वाक्य से अलग है? वाक्य के स्तर पर ही कारक विचार संभव है। कारक क्या है? क्रिया से साक्षात अन्वय होता है क्रियेतर पदों का, वो कारक है, कारकत्व है वो, क्रियान्वयित्वम कारकत्वम। तो क्या क्रिया से क्रियेतर पदों का जो अन्वय है वह वाक्य की सत्ता को नकार देता है? वस्तुतः क्रिया से क्रियेतर पदों का जो अन्वय है वाक्य स्तर पर ही आकार ले सकता है। इसी तरह से वाच्य भी वाक्य स्तर पर ही आकार ले सकता है। तो व्याकरण का विचार प्रत्यक्षता चाहे जैसा दिखाई दे, लेकिन मूलतः वाक्य विचार को केंद्र में रख कर ही वो पद विचार और उसके सहयोगी के रूप में ध्वनि विचार है। हम एक और संदर्भ में बात करें। हिंदी में जैसे विस्मयादि बोधक चिन्ह के साथ जो विस्मयादि बोधक अव्यय प्रयुक्त होते हैं वे सीधे सीधे वाक्य के अंग नहीं माने जाते। वाह तेरा क्या कहना, अगर इस तरह का प्रयोग हो तो वाह एक अलग वाक्यात्मक रूप लेता है और तेरा क्या कहना एक अलग वाक्यात्मक रूप। यहाँ दो वाक्य हैं, एक अध्याहृत वाक्य है, एक पूर्ण वाक्य है, लेकिन पूर्ण वाक्य का भाव अध्याहृत वाक्य से व्यंजित हो रहा है, वाह तेरा क्या कहना। तो विस्मयादि बोधक जो शब्द हैं, जो विस्मयादि बोधक अव्यय हैं, वे वस्तुतः एक वाक्य के ढांचे में होते हैं, वो एक वाक्यार्थ देते हैं और ये वाक्यार्थ जो अगला या पिछला वाक्य है उसके संदर्भ में है। अलग से केवल वाह कहने का कुछ नहीं और तेरा क्या कहना कहने से भी उतना स्पष्ट अर्थ नहीं निकल सकता, वाह तेरा क्या कहना। तो ये दो वाक्य मिलकर एक सापेक्षिक रूप से पूर्ण अर्थ देते हैं। इसी तरह से विशेष विशेषण का विचार व्याकरण में वाक्यार्थ या वाक्य की सत्ता को प्रमाणित करता है। कोई भी विशेषण विशेष सापेक्ष होता है। विशेष के लिंग वचन आदि का निर्वाह विशेषण में होता है। संस्कृत में तो बिल्कुल होता है, हिंदी में कुछ बदले हुए सीमित रूपों में होता है। यह विचार भी वाक्य को अप्रत्यक्ष रूप से पोषित करता है। इस तरह से पद विज्ञान के आगे जो वाक्य विज्ञान पूरा खड़ा है वह व्याकरण के विमर्श में भले सीधे सीधे नहीं लेकिन परोक्ष रूप से दिखाई देता है। उसी के आधार पर पद विचार का ढांचा खड़ा है। तो व्याकरण के विचार
को प्रधानतः या दृश्यमान रूप से प्रधानतः पद विचार देखने मानने के पीछे की स्थिति पर हमने एक प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो निश्चित तौर पर पद विचार व्याकरण का एक अहम हिस्सा है और वाक्य विचार भी एक अहम हिस्सा है। तो दो हिस्से व्याकरण के स्पष्ट हुए, पद विचार और वाक्य विचार। पद विचार को कुछ सरल करके हम शब्द विचार भी कहते रहे हैं, क्योंकि शब्द और पद में बस अंतर इसका है कि एक शब्दकोशीय इकाई है शब्द या प्रकृति, और एक भाषा प्रयुक्ति की इकाई है पद। उसी का थोड़ा बदला हुआ या विकृत हुआ रूप है पद। तो पद विचार या शब्द विचार और वाक्य विचार दो अंग निर्धारित हुए। एक और अंग ध्वनि विचार या वर्ण विचार है, उसकी बात करें। अभी हमने उसकी चर्चा थोड़ी सी की है। लगता ऐसा है कि प्राचीन काल में जब व्याकरण विधा का विकास शुरू हुआ था और कुछ आगे वो बढ़ चुका था, तो उस समय वर्ण विचार व्याकरण का मुख्य विवेच्य नहीं था। वस्तुतः वर्ण विचार या ध्वनि विचार के लिए एक अलग संप्रदाय, स्कूल या वेदांग उपस्थित था, शिक्षा, जिसका बहुत विकास हुआ। शिक्षा का मूल विवेच्य था और यह संभवतः प्रातिशाख्य काल से ही स्थिति है कि संधि नियमों की व्याख्या के लिए और कुछ कुछ आदेशों की व्याख्या के लिए वर्ण विचार या ध्वनि विचार को व्याकरण में सहयोगी बना के धीरे धीरे लोग लाते गए और अंततः वह व्याकरण का अनिवार्य हिस्सा बन गया। वर्ण विचार, वर्ण की उत्पत्ति कैसे होती है, वर्ण का उच्चारण कैसे होता है, वर्णों के प्रकार आदि, उच्चारण, प्रयत्न, स्थानकरण, इन सब का जो विचार है तो व्याकरण का एक अनिवार्य हिस्सा बन के आज उपस्थित है। एक और विषय है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति मतलब कोई शब्द है, किसी यौगिक प्रक्रिया से बना है, तो उसमें व्याकरणिक प्रक्रिया से जो घटक तत्व हैं, जो प्रकृति प्रत्यय आदि तत्व हैं, उनको विश्लेषित करके बाहर निकालना, और उद्देश्य होता है व्युत्पत्ति का अर्थ तक पहुंचाना, अर्थ का अनुसंधान करना। ये निरुक्त नामक संप्रदाय का विषय था। निरुक्त हालांकि एक ही उपलब्ध हुआ है हम लोगों को, वो यास्क प्रणीत कहा जाता है। तो निरुक्त एक अलग संप्रदाय है। तो यह विषय भी व्याकरण का शुरू में नहीं था। धीरे धीरे यह विषय भी व्याकरण का विषय बन गया। हिंदी व्याकरण को जो परंपरा प्राप्त हुई या हिंदी व्याकरण का जिस तरह से विकास हुआ आज से 300-400 साल पहले से, तो हम देख रहे हैं कि शुरू से ही उसमें वर्ण विचार, शब्द या पद विचार, वाक्य विचार मौजूद हैं। इतना ही नहीं, छंद विचार को भी शुरू में व्याकरण का विवेचनीय बनाया गया। यह संभवतः ग्रामर की परंपरा वाले चूंकि व्याकरण बनाने की दिशा में लगे थे, इसकी चर्चा पिछले किसी व्याख्यान में हुई थी। तो अंग्रेजी में जैसा प्रचलन था उसके अनुसार हिंदी के व्याकरण में भी छंद विचार को जगह दी गई। यह एक बीमारी के रूप में थी। धीरे धीरे यह बीमारी दूर हो गई। छंद विचार वस्तुतः काव्य शास्त्रीय विवेचन का विषय है और आज हिंदी में स्पष्ट रूप से छंद विचार व्याकरण के विचार से अलग हो चुका है। आज हिंदी व्याकरण का जो ढांचा है वह इस रूप में बहुत ठोस ढंग से स्थापित है। वर्ण विचार या ध्वनि विचार, पद विचार या शब्द विचार और वाक्य विचार, ये 3 खंडों में व्याकरण का ढांचा है। बाकी कुछ लोग इसमें विराम आदि विचार
को भी समेटते हैं, कुछ लोग लिपि विचार को भी समेटते हैं। इस पर भी कुछ बातें कर लें। विरामादि विचार, यह थोड़ा सा नया शब्द लग सकता है विराम विचार की जगह। वस्तुतः तथाकथित विराम चिन्ह जो हैं, जिनमें विस्मयादि बोधक भी हैं, अल्प विराम, पूर्ण विराम आदि भी हैं और उद्धरण चिन्ह आदि भी हैं, तो क्या ये सभी विराम चिन्ह हैं? बिल्कुल नहीं। विराम चिन्ह इनमें कुछ हैं, बाकी कुछ चिन्ह हैं जो अर्थ प्रत्यायक चिन्ह है। अर्थ की वो व्यंजना करते हैं, जैसे उद्धरण चिन्ह है या विस्मयादि बोधक चिन्ह है। तो हिंदी के प्रसिद्ध वैयाकरण डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी ने विराम चिन्हों के नाम से प्रचलित बहुत सारे चिन्हों को अर्थ प्रत्यायक चिन्ह कहा था, और हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर इन्हें विराम चिन्ह कहना अनुचित समझ रहे हैं और विरामादि चिन्ह कह रहे हैं। इन सारे चिन्हों को, विराम भी हैं और विराम से इतर भी बहुत सारे चिन्ह हैं। तो विराम या विरामादि चिन्हों का जो विचार है वो लिखित भाषा का विचार हो सकता है। व्याकरण मूलतः लिखित भाषा का नहीं है, भाषा मूलतः मौखिक परंपरा की वस्तु है। बाद में उसका प्रतिनिधित्व लिखित भाषा के रूप में हुआ, ये हम जानते हैं। तो लिखित भाषा भी चूंकि सभ्यता में एक अनिवार्य रूप है भाषा का आजकल, इसीलिए हम कह सकते हैं कि विराम विचार को भी व्याकरण में हम ला सकते हैं। लेकिन विराम विचार या विरामादि विचार को हम व्याकरण के परिशिष्ट में ले सकते हैं, मुख्य काया में नहीं ले सकते। मुख्य काया में वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, ये 3 अंग। लिपि विचार, भाषा विशेष का लिपि विशेष से कोई अनिवार्य रिश्ता नहीं है, नहीं होता। तो क्या लिपि विचार को हम व्याकरण में रखें? ये एक स्वतंत्र विषय है। बहुत यदि इच्छा है तो हम परिशिष्ट में रख सकते हैं। हिंदी भाषा का देवनागरी लिपि से एक ऐतिहासिक और लगभग अनिवार्य सा संबंध दिखता है। इस हिसाब से हिंदी व्याकरणों में देवनागरी लिपि पर भी कुछ चर्चा हो जाए, कुछ वर्तनी और लिपि संबंधी कुछ इतिहास या कुछ नियम आदि भी संकलित हो जाएं परिशिष्ट रूप में, तो हमें आपत्ति नहीं है। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि व्याकरण का मूल विवेच्य विषय हिंदी व्याकरण में अब वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार अथवा ध्वनि विचार, पद विचार, वाक्य विचार, इसी तरह से त्रिधा स्वरूप है। 3 तरह के विचार हिंदी व्याकरण में शामिल होते हैं और होने चाहिए, और शेष विषय परिशिष्ट के रूप में। अब डॉक्टर रामदेव त्रिपाठी का एक महत्वपूर्ण कथन है, जो व्याकरण की काया के बारे में एक आधिकारिक टिप्पणी सी मैं मानता हूँ, उसे उद्धृत करके इस व्याख्यान को परिणति रूप दे रहा हूं। भाषा विज्ञान की भारतीय परंपरा और पाणिनि शीर्षक अपने महान ग्रंथ में त्रिपाठी जी का प्रतिपादन है, व्याकरण ने अपनी पृष्ठभूमि के लिए वर्ण समाम्नाय और संधि सूत्र देकर ध्वनि विज्ञान को कृत, तद्धित आदि प्रत्यय देकर निरुक्ति विज्ञान को भी अपना अंग बनाया, किंतु उसने अपना स्वतंत्र विषय रखा पद विज्ञान और वाक्य विज्ञान। यह कथन है। हमने अभी विचार किया कि वाक्य विज्ञान को प्रत्यक्षतः विषय नहीं बनाया, पद विज्ञान को ही बनाया। वाक्य विज्ञान उससे आभासित है, क्योंकि पद विज्ञान
किस लिए? तो उसकी दिशा वाक्य विज्ञान की ओर है। तो आज की चर्चा इतनी ही। अगली किसी चर्चा में हम कोई और महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके समक्ष उपस्थित होंगे। इस निवेदन के साथ, फिर से इस आग्रह के साथ कि इस चर्चा को लोकप्रिय बनाने में आप सब मेरी सहायता करें और कुछ महत्वपूर्ण विवेचनीय विषय भी सुझाएं, कुछ आलोचनात्मक ढंग से भी टिप्पणियां करें, कुछ असहमतियां भी दर्ज करें, ताकि इस चर्चा को और संतुलित और सुगठित करने का प्रयास मेरे द्वारा हो सके। नमस्कार।